नमस्ते। जय भारत। बात पाकिस्तान की है। पिछली बार एक वीडियो किया था कि सवाल ये थे कि पाकिस्तान का जो सोचने वाले लोग, उन्हें ये पूछना चाहिए कि हम अलग क्यों हुए भारत से। उन्हें बताया जाता है कि हम इस्लाम के लिए अलग हुए, पर अब आज देखिए आपका स्थिति क्या है और भारत का मुसलमान का स्थिति क्या है। पाकिस्तान का मुसलमान से कई दफ़ा कई गुना बेहतर भारत का मुसलमान है। मैं कहता हूँ आपसे अच्छा मुसलमान है। आप स्वयं मुसलमान कह के हम मुसलमान हैं इसलिए हम हमेशा सही है, ये गलत विचार रख कर के रहते हो। पर भारत का मुसलमान में जितना ईमानदारी है ना, जितना ईमान है ना, आप अलग होकर के इसका कभी भी निकट भी नहीं आ सकता। तो पिछले वीडियो में मैं यही कह रहा था कि आपको अलग करने का कसूरवार कौन कौन है। कई लोग हैं। पिछली बार मैं रहमत अली का नाम दिया था, तो मैं सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स को ही फोकस करता हूँ, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल लोग जो है, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो ये आपका हर किसी का दिमाग में आइडिया भरता है, आइडिया भर देता है या लोगों को भड़का देता है। ये उनका काम होते रहता है, करते हैं वो। तो पिछली बार शायद कल थी, मैं रहमत अली का बात किया। आज मैं सैयद अहमद खान का बात कर रहा हूँ। सर सैयद अहमद खान, देखिए कोई छोटा मोटा इंसान नहीं था ना। रहमत अली छोटा मोटा इंसान थे ना, सैयद अहमद खान, ना ही कोई इंटेलेक्चुअल्स जो बुद्धिजीवी, ना ही कोई बुद्धिजीवी आपको भड़काया ये कि मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रह सकता, इसलिए हिंदू से अलग होना ही उनका ध्येय है, लक्ष्य है। ये सब कई प्रकार का आइडिया भरा दिया आपका दिमाग में। हाँ, इस आइडिया का एक थियरी यूरोप में है पहले से ही, इस्लाम से कनेक्टेड तो नहीं है। वो है थियरी ऑफ आइडियोलॉजी। आप आइडियोलॉजी की शुरुआत फ्रांसिस बेकन में देख सकता है, मैकियावेली में देख सकता है, और उसका कई मार्क्स में कई हुआ। मार्क्स ने किताबें लिखा जर्मन आइडियोलॉजी बोल करके। तो जो आइडियाज़, जो लोगों का आइडियोलॉजी समाज को भड़का देता है ना, उसी में काफ़ी स्टडी हुआ, डिस्कशन हुआ। पर जो भारत का उस समय का मुसलमान कौम इस आइडियोलॉजी का कौन सी आइडियोलॉजी, ये अलगाववादी आइडियोलॉजी का शिकार थे। उसी का नतीजा है जो आप लोग आज भुगत रहे। तो है अलगाववाद बात, जो रहमत अली भी वही किया, अब सर सैयद अहमद खान भी वही किया। सर है वो। अंग्रेज लोग सैयद अहमद का काफ़ी इज्जत करते थे, दिखावे के लिए भी सही। और एक और सर, जब सर सैयद अहमद खान का नाम लिया तो मुझे सर गंगाराम का नाम याद आया, जिन्होंने लाहौर बनाया सर गंगाराम जी ने। और जब बंटवारा हुआ तो आप लोग वहाँ के लोग जो भी है, तो सर गंगाराम का मूर्ति तोड़ डाला और उनके गले में चप्पल का हार पहना। ये सब है इतिहास में। अब देखिए, सर सैयद अहमद खान एजुकेशनिस्ट थे, राइटर थे, ऑरेटर थे, और एक प्रकार का समाज सेवक थे। शुरू में
वो अंग्रेज़ों के साथ अच्छा रिलेशन रख करके भारत का कुछ स्वतंत्रता जैसा चीज़ को सामने रख करके काम कर रहे थे, समाज में काम कर रहे थे। पर धीरे 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 जो सैयद अहमद खान पूरा भारत के लिए जो बात कर रहे थे, काम कर रहे थे, वो धीरे 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 केवल मुसलमान के पक्ष में सोचने लगे, उसी दिशा में बात करने लगे, काम करने लगे। तो अलगाववाद का शुरुआत सैयद अहमद खान का मन में कब आया, इसका हमारे पास हिस्ट्री है, इतिहास है। जो उर्दू एजिटेशन चला 1860 में, उर्दू एजिटेशन पता है आपको, जो हमारा आपका पाकिस्तान के लोगों का और भारत का लोगों का जो बोली है ना, हम जिसे हिंदी कहते हैं, आप उन्हें उसे जो उर्दू कहता है, वही भाषा भारत में हम अपना स्क्रिप्ट में, लिपि में लिखता है, जो देवनागरी है, और उसी भाषा को लिखने के लिए आपने पर्शियन स्क्रिप्ट का प्रयोग किया और नाम अलग दिया उर्दू। यही है उर्दू एजिटेशन की वजह। तो बनारस का हिंदू लोग उसका विरोध किया, काफ़ी चर्चा हुआ, काफ़ी डिस्कशन हुआ। उस समय एक अल्ताफ़ हुसैन हाली अल्ताफ़ हुसैन हाली जो सैयद अहमद खान का बायोग्राफर है, उनका बायोग्राफी लिखा। वो लिखते हैं कि उस समय सैयद अहमद और बनारस का कमिश्नर कोई अंग्रेज नाम शेक्सपियर था, जो अंग्रेज शेक्सपियर जो बनारस का कमिश्नर था, उनसे कुछ बात हुआ और सैयद अहमद काफ़ी लंबा बात किया मुसलमान के पक्ष में। तो शेक्सपियर तो कुछ हद तक चकित हो गए और वो बताया कि मैं पहली बार आपका ऐसे सुन रहा हूँ, आज तक मैं पूरा भारत के आपको पूरा भारतीयों को पक्ष में बात करते हुए देखा, पर आज पहली बार मैं आपको केवल मुसलमान के पक्ष में बात करना देख रहा हूँ। ये परिवर्तन है, वो शॉक्ड हो गए। उन्होंने खुद कहा, और उनका बायोग्राफी में हाईली, पता नहीं कौन सी टाइटल है हाईली, वो हाईली का लिखा हुआ बायोग्राफी में बात है। तो यहाँ से उर्दू इसलिए मैं पहले भी कहा कि जो उर्दू आंदोलन, उर्दू भाषा के लिए जो आंदोलन चला, उर्दू का विरोध में जो हिंदू लोगों ने, हिंदी आंदोलन नहीं बोलते, उर्दू आंदोलन मुसलमानों ने किया, उन्हें हमारा ही बोली पर्शियन लिपि में लिखना बहुत पसंद, लिखना चाहता था। और जो मुस्लिम स्कॉलर्स है वो फ़ारसी भाषा सीख रहे थे। यह है उर्दू आंदोलन का, उर्दू अलगाववाद का कंटेंट। तो अलगाववाद भारत में पहले शुरू हुआ उर्दू को लेकर के, वो बढ़कर बाद में टू नेशन थियरी बना। उसका नतीजा है जो आप दिख रहे हो खुद आज पाकिस्तान, जो भी है कसूरवार एक इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं। तो यही है जो टू नेशन थियरी का शुरुआत। उसके बाद सैयद अहमद खान ने एक मोहम्मदन एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए एक संस्था बनाया। उस संस्था में 1887 में उस संस्था का जो मीटिंग हुआ लखनऊ में, तो उसमें वो ये कहने लगे कि वो बात है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, तो हर भारत का नागरिक को एक जैसा अवसर देना चाहिए, भले हिंदू हो या मुसलमान हो। तो वहाँ सैयद अहमद खान खड़े हो गए, बोले नहीं, एक अवसर नहीं देने से बात नहीं बनेगा, क्योंकि मुसलमान हिंदू जैसे कॉम्पिटिटिव नहीं है। सुनिएगा, हिंदू जैसे कॉम्पिटिटिव नहीं है, इसीलिए उनको आरक्षण चाहिए या कुछ सपोर्ट चाहिए।
रिजर्वेशन ही मांग रहे थे, आरक्षण चाहिए, एक जैसे नहीं है। और आज पाकिस्तान में कई यूट्यूबर्स को मैं ये बोलते हुए देखा कि हम में टैलेंट बहुत है, टैलेंट बहुत है, पर बाहर नहीं आते टैलेंट। क्यों नहीं आते, खुद सोचिएगा। यदि टैलेंट है तो कहीं ना कहीं उसे निकलना ही चाहिए। और जो खुद करना चाहिए वो नहीं करते। आपको हर चीज़ किसी ने थाली में परस को देना चाहता है, ऐसे ही क्या, तब तो टैलेंट नहीं बनते भाई। चलो, तो उस समय वो बोलता कोई इक्वालिटी नहीं है, इसलिए कंपटीशन नहीं हो सकता, उन्होंने ये कहा। और फिर उन्होंने भारत का मुसलमान लोगों से ये बात किया कि देखो, हाँ, फिर क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस बना। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने का पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 1857 का संग्राम हुआ, फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। उसके बाद अंग्रेजों ने सोचा, अंग्रेज बड़े चालाकी से कई काम कर रहे थे वो। एक तो मैकाले का वो बात है, और दूसरा ये हुआ, उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर को लगा करके इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना किया। और ब्रिटिश ऑफिसर का नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया। और सैयद अहमद खान कांग्रेस का विरोध थे, वजह थे उनके पास, वजह थे। अब ये एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कौन है भाई, कहाँ से टपका अचानक, क्यों वो भारत से बहुत प्यारे है उनका, जो जाकर भारत का स्वतंत्रता के लिए एक कांग्रेस बनाया। वो बाद में पार्टी बन गया, आज भी पॉलिटिकल पार्टी है, काफ़ी खटिया पार्टी हो गया वो आजकल। तो कांग्रेस बनाया। ये एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है कौन, अचानक टपके, वो पता नहीं कहाँ से टपका, बट अचानक आ गया। वो असल में अंग्रेज़ों का, आजकल का बोली में, एजेंट थे, जिनको अंग्रेज़ों ने भेजा थी। देखो, एक तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, आगे भी ऐसे हो सकता है, तो इन्हें संगठित करें। जो स्वतंत्रता चाहता है भारत में, इन लोगों को संगठित करते, उसके लिए एक संगठन बनाओ। उन्होंने खुद बनाया है तो हमारा नियंत्रण में नहीं रहेगा, इसलिए तुम जाकर के एक कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस बोले किसी चीज़ का स्थापना करो, ताकि हर लोग तुम्हारे हाथ में काम रहेगा। और फड़का के नहीं हमारे विरोध में, इतना हमारे कंट्रोल में रहेगा। जब फड़केगा तो भी, तो हमारा जो नया शिक्षा नीति से जो भी अंग्रेजी एजुकेटेड बुद्धिजीवी जो है ना भारत में, उन सबको उसका नियंत्रण में रखो कांग्रेस में, और वो लोग हमारा बात नहीं टालेंगे, हमारा बात मानेंगे। तो इसलिए एलन ऑक्टेवियन ह्यूम बेचारे कभी सपने भी नहीं देखा कि ऐसा कुछ करना है, आकर के कांग्रेस पार्टी बनाया। तो मुर्गी देशी, बोली विलायती, या मुर्गी विलायती और बोली देशी, शायद ये ज़्यादा सही होगा। विलायती मुर्गी, देशी बोली, उन्होंने कांग्रेस बनाया। और जो कांग्रेस के पक्ष में सैयद अहमद खान कभी नहीं थे, क्योंकि तब तक जब कांग्रेस बनाया, तब तक वो पूरा सोच विचार से अलगाववादी बन गए थे। उनका मन में ये था कि मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रह सकता, उन्हें अलग ही रहना पड़ेगा। आज देखिए वो कितना गलत है, रहमत अली कितना गलत है, सैयद अहमद कितना गलत है, और जो भी लोग आगे आएंगे वो कितना गलत है। सबसे अच्छे मुसलमान भारत में रहता है। पाकिस्तान में जितना मुसलमान है उससे अच्छा मुसलमान भारत में है। इसमें कोई तर्क नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है, मानना आपको भी पड़ेंगे। आप जो इस्लाम मुसलमान बोल के जा रहे हैं ना, घूम रहे हैं ना, वो हमारा मुसलमान का पास भी नहीं आ सकता क्वालिटी में, गुण में।
एट्रीब्यूट्स में। इसलिए भारत का मुसलमानों के लोग मानते हैं, आपका जब चड्डी उतारता है ना एयरपोर्ट में, हमारा मुसलमान के साथ ऐसे नहीं करते, क्योंकि उनमें वो क्वालिटी है। चलिए वो बात अलग है। तो ये डर पैदा हुआ उनका मन में। और देखिए जो अंग्रेज है वो तो मुगलों के पक्ष में भारत नहीं छोड़ेंगे, मतलब भारत जब छोड़ेंगे वो छोड़ेंगे, ये विचार सब में आया। वो मुगलों को देख करके नहीं जाएंगे, वो तो डेमोक्रेसी के पक्ष में जाएंगे। और एक तो मुसलमान डेमोक्रेसी के पक्ष में कहीं नहीं है, पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं है इतना। अगर डेमोक्रेसी हुआ भारत में, बहुमत में हिंदू है, सैयद अहमद ने एक रेशियो बनाया 4:1, 4 हिंदू के लिए 1 मुसलमान है। ये बोल के उनको डराया। आम मुसलमान लोग हैं ना, जो साधारण लोग हैं, जो खुद अपना ज़िंदगी आराम से जीते हैं, जो मिल के रहते हैं, सब लोगों के सबसे मिल के रहते हैं, उनका अपना ज़िंदगी बिताते हैं, वो खुशी खुशी रहते हैं। जब हिंदुओं के बीच में मुसलमान रहता है ना, तो खुशी खुशी रहता है, आपस में मिल बांट के रहता है हर चीज़। वो उनका अपना विश्वास है, बाकी का उनका अपना विश्वास है। उन्होंने अलगाववाद वहाँ किया कि बोलते देखो 4 हिंदू के लिए 1 मुसलमान है, और इसलिए कांग्रेस में मत ज्वाइन करो। कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, वो गलत बताया उन्होंने। कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, वो जो स्वतंत्रता चाहता है वो हिंदू के लिए है, मुसलमान का कोई स्थान इसमें नहीं है, ये उनका विश्वास था। जानबूझ कर छूट नहीं बोला वो, जानबूझ करके वो बेचारा का उनका विश्वास पूरा ये था कि मुसलमान दब जाएगा भारत पर, इसलिए अलग रहना चाहिए। कहाँ दबा मुसलमान? देखिए हमारा इतिहास देखिए और आंखें खोल के देखिए। जो इंटेलेक्चुअल से बात में मत फंसिए, पाकिस्तान का जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो आपको भड़काएंगे। इतना बुद्धिजीवी नहीं है पाकिस्तान में, फिर भी आपको नहीं आपको भड़काएंगे, बोलेंगे भारत में ये हो रहा है वो हो रहा है। कहानियाँ आपको, आजकल तो बुद्धिजीवी का काम वो क्या बोलते हैं उसको, मीडिया कर रहा है। वो कहता है कश्मीर में अंधेरा है, अरे कश्मीर का उजाला आपको अंधेरा दिखता है, बस मैं एक ही शब्द बोल रहा हूँ, अंधेरा उजाला, बाकी तो आप खुद समझदार है। समझिए, कश्मीर का उजाला आपको अंधेरा बताया जाता है, और कहा जाता है कश्मीर में बहुत प्रॉब्लम है, और कश्मीर कश्मीर बोल के रहते हो। हम क्या बोलते हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये नारे लगा के रहते हो। अरे कश्मीर कभी नहीं बनेगा पाकिस्तान, क्योंकि कश्मीर में मुसलमान हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कश्मीरी असल में मुसलमान रहेगा। उनमें भारतीय संस्कृति है, और यदि भारतीय संस्कृति नहीं है तो कश्मीर कश्मीर नहीं है। कश्मीर का एक संस्कृति है, एक इतिहास है, एक हिस्ट्री है। कश्मीर देश एक हब थे नॉलेज ट्रेडिशन का, वो सब छोड़ करके आप क्या पत्थरों से प्यार करेगा? क्या आपको कश्मीर का वादियों से प्यार है, वहाँ का समाज से नहीं, वहाँ का संस्कृति से नहीं? एक तो वहाँ का इस्लाम ला करके पूरा संस्कृति अब ख़त्म किया, और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो तो लगभग ख़त्म ही कर दिया। जो भारत में हमारे साथ रहता है वो तो कश्मीर ही रहता है, वो मुसलमान रह करके संस्कृति भारत का है। यहाँ फेथ और संस्कृति तो अलग चीज़ है। आप देखिए, मानिए सब इस्लाम का अंदर मसला ये। चलिए, तो सैयद अहमद खान ने मुसलमान को ये बताया कि भाई 4:1 रेशियो है, तो ये कांग्रेस है, कांग्रेस जो भी काम करेंगे हिंदू का पक्ष में करेंगे, तो इसलिए आप कांग्रेस में शामिल ना हो, ज्वाइन मत करो। तो बहुत भड़का दिया मुसलमान को। भारत का मुसलमान के दिमाग में वो भर दिया विद्वेष, नफरत बोलता है आप लोग उर्दू में, विद्वेष, क्रोध, ये सब भर दिया। वो एक ये भी कहने लगा कि एक बार देखिए, आप अपना एंसेस्टरों का कलम उठाइए। उनका एंसेस्टर किसको मानता है? वो उनका एंसेस्टर अरब जो मोहम्मद बिन कासिम जैसे है,
वो आपका एंसेस्टर थोड़ी है। कहाँ एंसेस्टर है आपका? आपका एंसेस्टर मेरा एंसेस्टर एक ही है। उनका कलम उठाओ, उनका कलम क्या है? तलवार है। तो उनको तलवार उठाने के लिए वो कह रहे थे जो भारत का मुसलमान को हिंदुओं के विरोध में कांग्रेस में शामिल ना हो, आपको अलग रहना है। द टू नेशन थियरी की शुरुआत तो वहीं कहीं हुआ। और ये भी कहा कि आपका काम है आपका रिलीजन को प्रोटेक्ट करना। अरे भाई, रिलीजन को आप प्रोटेक्ट करेंगे या रिलीजन आपको प्रोटेक्ट करेंगे? यदि आप हर कदम पर आपका रिलीजन को प्रोटेक्ट करेंगे और आपको करना पड़ेगा, तो कौन सी रिलीजन है भाई? इतना बेसहारा है क्या? रिलीजन में का अंदर कोई ताकत नहीं है जो आपको प्रोटेक्ट करने का, उल्टा आपका प्रोटेक्ट करने के लिए कह रहा है। तो सैयद खान ने यही बताया कि मुसलमानों को कि आप अपना रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए तलवार उठाना। इस्लाम थ्रू स्वॉर्ड, दारुल इस्लाम, ये सब उन्होंने इनडायरेक्टली डायरेक्टली सब बताया। मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, समय बहुत लेंगे, इसलिए ये सब बताया। उसे एक था तो भारत में हमेशा अच्छे मुसलमान रहता भी है। अच्छा मुसलमान जो अच्छा विचार रखता है, जो मिलजुल कर रहना पसंद करता है, ऐसे कई लोग हैं भारत में, कई लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। असल में आज के तारीख में हमारा बीच में अलगाववादी मुस्लिम बहुत बहुत कम है, बहुत कम है। मेजॉरिटी तो बस साथ ही मिलकर रहता है, वो खुश भी है, वो समझते हैं। तो उस समय एक मुंबई वाला है शायद, बदरुद्दीन तैयब जी, कांग्रेस वाले थे। वो बदरुद्दीन तैयब इतना उम्मीद रखा कि सैयद अहमद खान समझ जाएगा। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया कि सैयद अहमद तुम गलत हो, हम सब साथ के हैं, हमारा हिंदू में इतना कोई फ़र्क नहीं है, कांग्रेस हिंदू पार्टी नहीं है, हिंदुओं के राष्ट्र बनाने के लिए कांग्रेस काम नहीं कर रही है, सब बता कर देखा। और वो अंत तक बड़े आस लेकर के बैठते थे कि वो मान जाएंगे, पर सैयद अहमद कभी नहीं माना। इसका 2 स्पीच दिया उन्होंने मेरठ में। वो थे 14 मार्च 1888 को, सुबह के एक स्पीच और शाम का स्पीच। बस इस 2 स्पीच से पूरा नफरत फैलाया, मुसलमान को हिंदुओं को विरोध भड़काया और टू नेशन थियरी का बीज डाला उन्होंने। तो मन से अलग करा दिया। हमारा भाई जो मुसलमान साथ रहते थे, उनको ये बुद्धिजीवी लोग, यहाँ बात कर रहा हूँ सैयद अहमद खान का, सैयद अहमद ने दिल सोच विचार मन से अलग कर दिया। वो समझने लगे कि हिंदू काफिर है और अलग है, हम कभी बात नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते, साथ नहीं रह सकते, इसलिए हमें अलग रहना चाहिए। टू नेशन थियरी तब तक नहीं आए थे। पर इन्होंने ये कहा कि इस्लाम इज ए नेशन। अरे भाई, स्कॉलर है सैयद अहमद खान, वो कहते इस्लाम इज ए नेशन। अरे इस्लाम इज ए नेशन कैसे कहेंगे? फड़का रहे लोगों को, फड़का दिया। इस्लाम इज ए नेशन, हिंदू का कोई स्थान नहीं इसमें, बस हम अलग है, ये समझा रहे थे। देखिए स्थिति विथ दीज 2 स्पीचेस। मेरठ में जो स्पीच दिया, तो सैयद अहमद खान पर जितना भी उम्मीद रखे थे तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब, वो हर किसी को छोड़ना पड़ा। फिर सैयद अहमद खान अपने रास्ते पे चला। देखिए फिर क्या हुआ। वो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया अलीगढ़ में। फिर वो अंग्रेज़ों के साथ सैयद अहमद का काफ़ी अच्छा रिश्ता था। बाद में जब जमालुद्दीन अफ़गानी जो आए, जो असल में अफ़गानिस्तान का नहीं है, ईरानियन है, तो अफ़गानी जो आए, उन्होंने सैयद अहमद खान को बहुत गाली दिया। वो गाली इसलिए दिया कि वो अंग्रेज़ों का चमचा है, ये सब कहा। काफ़ी चीज़ है आपका हिस्ट्री में है,
तो उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ बड़े अच्छे संबंध रखा। उनका इन्फ्लुएंस के ही वजह से मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो अलीगढ़ में स्थापित थे, उसी को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाया भारत में। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से क्या क्या निकला ये भी सोचिए। कई अच्छे लोग निकले, कई अच्छे निकले, पर देवबंद स्कूल भी थे। देवबंद स्कूल भी वहीं से निकला हुआ है। और देवबंद स्कूल ने कितना फतवा किन किन के विरोध में कब कब निकाला ये भी इतिहास में है। तो आज की तारीख में पाकिस्तान का आज की स्थिति का कसूरवार नंबर 2 सर सैयद अहमद खान है। कसूरवार नंबर 2। जितना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है उतना ज़्यादा कसूरवार है। तो आज की तारीख में पहला नंबर ये है रहमत अली का, दूसरा नंबर है सर सैयद अहमद खान का। बस अब आ जाएंगे लोग। आपका आज का सिचुएशन का जिम्मेदार ये लोग हैं जो इंटेलेक्चुअल्स जो भारत में उनको इंटेलेक्चुअल बनने का काफ़ी अवसर था, तभी इंटेलेक्चुअल बने। यदि मुल्ला मौलवी का और आपका रिलीजन का पाबंदी उनका सोच विचार में रहते तो इंटेलेक्चुअल बनते ही नहीं है। इंटेलेक्चुअल बने इसलिए कि भारत में है, हिंदुओं का साथ है, वो स्वतंत्र है, सोचने के लिए, कहने के लिए, लिखने के लिए स्वतंत्र है, तभी तो इंटेलेक्चुअल बने, नहीं तो नहीं बनते। तो यही इंटेलेक्चुअल ने मुसलमान लोगों को भड़काया, उन्हें धमकाया, उन्हें भयभीत किया, कहा कि हिंदू आपको खा जाएंगे। उसका बेसिक लॉजिक है। शायद ये इस्लामिक इंटेलेक्चुअल्स ये सोचे होंगे कि एक और सिचुएशन में यदि मुसलमान मेजॉरिटी है, उस समय मुसलमान हिंदुओं के साथ क्या क्या करते हैं वही हिंदू जब मेजॉरिटी है मुसलमान के साथ करेंगे, ये उनका विचार था। पर हम ऐसे है ही नहीं भाई। जजिया टैक्स हम हिंदुओं से नहीं लिया, कोई इतिहास नहीं, हिस्ट्री नहीं है ऐसे। और ये भी देखिए, हम कभी किसी पड़ोसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। हाँ, अपना राजा महाराजाओं का बीच में लड़ाई होते थे, कोई भयंकर लड़ाई नहीं। और हमारा लड़ाई भी हमेशा धर्म युद्ध था। लड़ाई का वजह होता है और सामने से वार करते थे। और यदि अपना शत्रु, दुश्मन कहता है उर्दू में, आपका शत्रु का हाथ से तलवार गिरे भी उनको हाथ में तलवार पकड़ा कर फिर मारते थे, वार करते थे। तो एक नेकी था, एक नीति था, एक धर्म था लड़ाई में भी। ऐसे नहीं कि चोरी छिपे, कैसे करके भी जीते, कैसे करके भी जिए। आजकल वही दिख रहा है। लोग कहते हैं कि भीख मांग के जीते हैं, मैं तो नहीं कहना चाहता, बट है सच। तो आपका आज के पाकिस्तान का इस स्थिति का कसूरवार नंबर 2 सैयद अहमद खान है। उसे कसूरवार नंबर 2 कहता है। नंबर 1 मैंने रहमत अली को ठहराया, सर सैयद अहमद खान को नंबर 2 ठहराया, जो आपका दिमाग में नफ़रत, विद्वेष और भय पैदा करके आपको हिंदुओं से अलग रहने के लिए मजबूर किया। और आप ये विश्वास रखा कि आप हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। बस आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय भारत, फिर मिलेंगे। जय श्री राम।